हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 साउंड देखते हैं। सो हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस। सो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमें वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि देखो, मैं मार्कर को ऊपर ऐसे स्टक कर रही हूँ, तो स्टक करने के कारण क्या, मुझे साउंड जनरेट हो रहा है। तो साउंड किसके कारण जनरेट हो रहा है? वाइब्रेशन के कारण। दैट मीन्स साउंड प्रोड्यूस इन अ वाइब्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट ईच अदर देन प्रोड्यूस द साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। सो अभी देखो, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, एक ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में। सो ट्यूनिंग फॉर्क मतलब क्या होता है? जैसे कि ट्यून इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वो अलग अलग टाइप के ट्यूनिंग फॉर्क रहते हैं। ओके, सो एक मेटल या स्टील की बॉडी रहती है, ये अलग अलग टाइप के ट्यूनिंग फॉर्क दिए रहते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल्स में मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि ये आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो कौन सा दिया है? 512। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 512 लिखा है, मतलब हर एक का के नेम्स रहते हैं। ये 512, ये 612, ये 712। ओके, सो नंबर नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूनिंग फॉर्क्स होते हैं। सो ट्यूनिंग फॉर्क्स देखो, we have to learn that the sound generated from the vibrating object with an example of a tuning fork। जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क का एक आपको एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। वी हैव टू लर्न नाउ दैट द साउंड इज प्रोड्यूस ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, साउंड अगर जनरेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो हमारा रहता है वाइब्रेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ ट्यूनिंग फॉर्क इज अ मेड ऑफ अ टू प्रोक्स। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रोक्स हैं। ओके, सो ये मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क निकाला है। सो ट्यूनिंग फॉर्क के ये दोनों प्रोक्स हैं। ओके, ये स्टीम है। स्टीम मतलब एक जो हैंडल्स बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मली, वो हैंडल्स पकड़ने के लिए रहता है, वो स्टीम्स रहता है। ओके, सो जैसे कि मेरा ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पे दो प्रोक्स लगे रहेंगे और ये हुआ मेरा स्टीम। ओके, सो अगर मैं इसको, मतलब एक रबर पैड रहता है। ओके, सो रबर पैड पर हम उसको अगर वाइब्रेट करते हैं, सो वाइब्रेट करने के कारण हमें जो यहाँ से ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ट्यूनिंग फॉर्क रहता है। सो आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे आप लोग, जो है अ ट्यूनिंग फॉर्क इज अ मेड टू फ्रोक्स एंड स्टीम कीपिंग द स्टीम स्टेडी ऑफ द फ्रोक इज स्ट्रक एंड द स्टार्ट वाइब्रेशन। मतलब अगर हम कोई प्रोक को स्ट्रक करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? वाइब्रेशन जनरेट होता है। मतलब अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क को हमने एक रबर पैड के ऊपर स्ट्रक किया तो उसके कारण जो साउंड जनरेट होगा वो रहेगा हमारा एक साउंड। मतलब अभी हमने बताया कि वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन के कारण जो रहता है वो साउंड जनरेट होता है। देखो, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आपको एक ए बी एंड सी तीनों डायग्राम्स दिए, तो हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं। मतलब अगर हमारा नॉर्मल एक ट्यूनिंग फॉर्क रहता है तो इसका वाइब्रेट, मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब हमें जनरेट नहीं होगा, ये एक नॉर्मली एक स्टेडी स्टेट में रहेगा। अगर हमारा प्रो फर्स्ट वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है ए वाला, वो एकदम स्टेडी स्टेट में है। ओके, सो बी वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन स्टेट में है, और ये एक है रेयर फ्रैक्शन, मतलब एक कॉम्प्रेस हो रहा है, एक रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, फिर से एक स्टेडी स्टेट में है। तो ये आप लोग देख पा रहे होगे, ये एक नॉर्मल स्टेडी स्टेट पे, ये एक रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। मतलब अगर अगर हम किसी चीज़ को कॉम्प्रेस करते हैं तो वो छोटी चीज़ बन जाती है, अगर वो उसको फैलाते हैं तो ये ऐसे फैल जाती है। मतलब ये कंडीशन जो है वो प्रोड्यूसिंग बाय द साउंड बाय द ट्यूनिंग फोर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन अगर देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे देखो ये लाइनिंग्स दी है। सो लाइनिंग्स मतलब क्या है? तो देखो, इफ ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ prongs of the tuning fork go away from each other as shown in figure B and the outside of the prong is compressed and pressure to the due to produce। सो पहली वाली तो स्टेडी स्टेट में है, मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लाइनिंग्स ड्रॉ करूँ तो ये क्या रहेगी? कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली स्टेडी स्टेट में रहेगा। बट अगर मैं सेकंड मतलब बी कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे बी डायग्राम में पहले हमें क्या दिख रहा है? कॉम्प्रेशन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन है, फिर से रेयर फ्रैक्शन आएगा। रेयर फ्रैक्शन मतलब दूर दूर लाइनिंग, कॉम्प्रेशन मतलब फिर से पास पास लाइन, फिर से कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी। ये कॉम्प्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये ऐसी प्रोसेस ही हमारी कंटिन्यूअस में चलती रहेगी। और सी डायग्राम में देखोगे तो सी डायग्राम में कॉम्प्रेशन हुआ है, मतलब एक रेयर फ्रैक्शन की नीड है। रेयर फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ है। ओके, सो फिर से यहाँ पे कॉम्प्रेशन, फिर से रेयर फ्रैक्शन, फिर से कॉम्प्रेशन, ये प्रोसेस चलती जा रही है। देखो, बी डायग्राम में थोड़ी सी पास पास लाइनिंग से, फिर से दूर है, फिर से दूर, मतलब सेकंड वाली स्टेज को यहाँ पे एक दूर दूर लाइनिंग है, यहाँ पे फिर से, मतलब अगर
आपको डेफिनेशंस देखनी है। सो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस देखते हैं। सो कंप्रेशन की डेफिनेशन है हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इट इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। सो कंप्रेशन मतलब यहाँ पे कंप्रेस होती है, लाइनिंग्स देखो एकदम पास होती है, कंप्रेस होती है। अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें कंप्रेस करना है तो दोनों भी साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किसके कारण? कॉम्प्रेशन के कारण। मतलब कॉम्प्रेशन मतलब यहाँ पे जो लाइनिंग्स है वो सब पास पास में रहती है। रेयर फ्रैक्शंस मतलब क्या रहती है, उसके बीच में दूर दूर गैप्स रहती है। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज होता है, बट डेंसिटी भी सेम एज क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। जैसे जस्ट एग्जाम्पल ले लो, हमारी अगर एग्जाम रहती है तो एग्जाम होने के कारण हमारे ऊपर जो टीचर आने के कारण हम लोग डर जाते हैं कि हमारी एग्जाम है, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पास आउट करेंगे। सो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्रेशन हुआ। ओके, सो कॉम्प्रेशन मतलब यहाँ हमारे एक बॉडी के ऊपर कॉम्प्रेशन आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है। हाई प्रेशर ही मतलब हुआ हमारा कॉम्प्रेशन। सो नेक्स्ट हम रेयर फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रेयर फ्रैक्शन में लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, लो प्रेशर रहता है और लो डेंसिटी, कोई भी प्रेशर नहीं रहता, वो बिंदास से अपने आप ऐसे चलते जाता है। मतलब यहाँ पे अगर लाइनिंग्स देखोगे आप लोग तो ये बिंदास से दूर दूर, पास पास भी नहीं, दूर दूर अपने आप चलती जा रही है। बट कॉम्प्रेशन की बात करोगे तो फिर से वो पास पास आ जाएगी। फिर से रेयर फ्रैक्शन, फिर से ये क्या होता है, साउंड में जो है कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन चलती रहता है। अगर साउंड की भी बात करोगे तो ये हमारी वेव जो है ऐसे से ट्रैवल्स करती रहती है, हमने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्रेशन, ये फिर से रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन फिर से रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन फिर से रेयर फ्रैक्शन। मतलब अगर मैं अभी बात भी कर रही हूँ तो एक बात कर रही हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है साउंड। तो साउंड आने की वजह क्या है, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। इसकी वजह से हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो आई होप आपको ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशंस या एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछते तो आपको आना चाहिए। सो हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन एंड लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। सो जैसे कि हमारे साउंड के केस में भी होता है। सो अभी देखो, तो साउंड हमारा कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमें पता है हमारा साउंड जो मीडियम्स कितने टाइप्स रहते हैं, सॉलिड, ओके, सो एक लिक्विड, ये हमारे मीडियम्स जो रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस। ये हमारे तीनों मीडियम्स है। एक और मीडियम्स है जहाँ पे हमारा साउंड जो है वो जनरेट नहीं होता है, फिर भी हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, वैक्यूम। ओके, सो वैक्यूम के बारे में पहले तो हम साउंड की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे और भी गैसेस की, और फोर्थ है हमारा वैक्यूम। सो 4 टाइप्स के मीडियम्स होते हैं, बट 3 टाइप्स के जो मीडियम्स है स्टार्टिंग के, ओके, वहाँ पे हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे एक एक आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट जो ये बात रखो, याद रखो कि साउंड जो रहता है वो वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करता है। ओके, सो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि हमारा जो साउंड है वो वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करते हैं। सो अभी सॉलिड की बात करेंगे। सपोज कंसिडर करो एक यहाँ पे दीवार है, दीवार के बाजू में कोई पर्सन है। ओके, यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है। अगर यहाँ पे दीवार है, इतनी इतनी ब्रॉड वाली भी नहीं, नॉर्मली एक दीवार है, मतलब एक सॉलिड वाला सिस्टम हुआ। सो सॉलिड मतलब एक दीवार की बात करें, वॉल की बात करें, तो इधर साइड का अगर कोई पर्सन बात कर रहा है तो ये इसको ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद सुना ही आएगा। मतलब अगर इसमें कुछ ब्लॉक्स रहते हैं तो ये ब्लॉक्स क्या करते हैं, अपना साउंड पर्सन को सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में हमारा साउंड जनरली प्रोड्यूस होता है, मतलब एक मीडियम में हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अभी देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं, लिक्विड की बात करेंगे। सो लिक्विड, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक तालाब है, ओके, यहाँ पे कोई पर्सन अगर स्विमिंग कर रहा है, ओके, यहाँ से कोई पर्सन अगर बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी उसको सुनाई देगा। मतलब लिक्विड में भी हमारा साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। और गैसियस, अभी जो गैस की बात करेंगे तो जैसे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी कोई एक गैस, पर्टिकुलर गैस तो हो गया, एटमोस्फेयरिक प्रेशर होगा। सो वेरियस टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस रहेगी, मतलब पर्टिकुलर रहेगी। सो ये गैस में भी हमारा जो साउंड है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मतलब हमारा तीनों भी जगह पे, अगर मैंने बोल दिया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में हमारा साउंड जो है वो जनरेट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। बट हमारा वैक्यूम, वैक्यूम की बात करें, अगर मैंने एक रूम ली, ओके, रूम में, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, मतलब ये क्या है, वेव जनरेट होती है ना, वेव रहती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। बट अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो ये एक बंद रूम है, सो यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए ये यहाँ तक प्रोड्यूस करेंगी, बट प्रोड्यूस करके जाएगी कहाँ, बिकॉज ये तो पूरी पैक रूम है, बिकॉज ये क्या है, वैक्यूम है। सो वैक्यूम में
कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, सो मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस की बात करोगे तो हमने तीनों भी जगह पे हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, सेट अर्लियर, रीजन ए, ट्रांसफर फ्रॉम द एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट रीजन। मतलब हम लोगों को एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ता है, एक कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन वाली, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये प्रोसेस चलती रहती है। वो किसके बाद में, ये साउंड के केस में। साउंड के केस में हमेशा याद रखो ये केसेस फॉर्म होती ही है। अगर साउंड को जनरेट होना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये चलता ही जाएगा। सो अभी हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक उससे रिलेटेड आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। सो एक्सपेरिमेंट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।